वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो है वकैब बिल्ड करने की क्लास चल रही है 45 दिन की। 14 दिन की क्लासेस हम कर चुके हैं। इस माइंड बाउल में हमने 14 दिन की क्लासेस फिल कर ली है। आज हम करेंगे 15वें दिन की क्लास। अब जैसे मॉक टेस्ट हमने किया है और पिछले साल के 10 साल के पेपर्स किए हैं, तो 10 मॉक टेस्ट के आसपास हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जो ग्रामर में भी क्वेश्चन आता है वो भी वकैब से आ जाता है। वो ईडियम फ्रेजेस गलत रख देते हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन होता है, प्रीपोजिशन चार्ट से होता है। इसलिए मैंने वो पोर्शन आपको स्टार्ट में कराने की कोशिश की है। जो बचा हुआ पार्ट है जिससे आप 45-46 नंबर आराम से स्कोर कर सके, वो वकैब का पोर्शन अब रह जाता है। वकैब का पोर्शन आपको बहुत ध्यान से करना है। ग्रामर से आप अब 1-2 क्वेश्चन इंप्रूव करने वाले हैं। बेसिकली उसमें से आप में से ज़्यादातर लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके होते हैं, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच में बाद में कवर कर रहा हूं कि अगर जिन स्टूडेंट का छूट गया है या जो मिस कर रहा है वो लेटर पार्ट में आ जाए। तो अब ग्रामर की क्लास तो आपको करनी है, साथ में जो है वकैब की क्लासेस ज़्यादा ध्यान से देखनी है, क्योंकि अब आपके जो मार्क्स पूरे के पूरे 100% तक पहुंचाएगा वो वकैब ही पहुंचाएगा। वकैब में भी सबसे पहले अभी वो पोर्शन कवर करेंगे जिसमें से आपका कोई क्वेश्चन ना छोड़े। एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन होता है कि कहो ग्रामर वाले पोर्शन से छूट जाए, कहो यहाँ से, तो एक आध जगह से छूटता है। ऐसा नहीं कि ग्रामर में डिफिकल्ट कर दे फिर वकैब में भी डिफिकल्ट करे, तो एक आध जगह वो करता है, चाहे ग्रामर में डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे चाहे वकैब में। तो हम एरिया पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि 45-46 नंबर बन जाए। और एक आध क्वेश्चन भाई लक है, अगर हमारे पढ़ने के में आ गया तो आ गया, नहीं तो एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो जो टारगेट होना चाहिए वो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जो है उस पर होना चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी रिवीजन का प्रोसेस अपनाया है वो वीडियो पॉज करें और इसको रिवाइज करें। और मैंने एक और आपको बताया था कि टाइप थर्ड निकालने के लिए जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, बार बार आप पढ़ रहे हो, वो भी याद ना हो रहा, तो उसको आप पहले प्रेफरेंस दीजिए रिवीजन में, उसके बाद बाकी रिवीजन कीजिए, फिर ये कीजिए। और 4-5 घंटे वकैब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे वकैब पढ़िए मेरी वीडियो के साथ। मैं खुद ही, मुझे पता है, अंदाजा है कि कितना वकैब वो पूछते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बार बार पूछ रहा हूँ कि पिछले साल का जो है वो कीजिए, उससे ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स में टाइम बर्बाद करना है तो बाद में कीजिएगा। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहले ईडियम फ्रेजेस तैयार कर लीजिए, ये पूरी तरह कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है आपका ग्रामर पोर्शन पूरा तैयार है, तब सिनोनिम्स एंटोनिम जितना मर्जी है उतना वकैब बढ़ाइए, लेकिन पहले ये क्लासेस कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट है जो नए हैं, जो अभी सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो क्लासेस रेगुलर बेसिस पे करते रहें। वो जब तक उनका टाइम आएगा तब तक वो मास्टर हो जाएंगे इंग्लिश में पूरी तरीके से। अब ये क्लासेस जो है, जैसे अभी मैं वकैब की क्लास दे रहा हूँ, थोड़ा जोर दूंगा मैं वकैब पे, ताकि वकैब मुझे पता है कि और ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ाएगी। अब आपको दोनों क्लासेस रेगुलर लगातार करनी है, मिस नहीं होना है। आखिरी 30 दिन आप मिस मत होइएगा, लगातार कीजिए। जिसने आप एक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के अबाउट में इसका लिंक पड़ा होगा, वहाँ पे जाइए, लिंक खोलिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। दोस्तों तक शेयर कीजिए, टीयर क्लासेस के विषय में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाइए ताकि आप में हेल्दी कंपटीशन हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं जो है आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले ईडियम फ्रेजेस 2016 में आए हुए सारे हमने देख लिए हैं। अब आज हम 2014 के देखेंगे, 2015 के देखेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, कुछ लाइफ और डेथ से रिलेटेड। इस पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होता रहता है, तो आज मैंने वो जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया जिससे वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और बहुत एग्जाम में पूछता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए एग्जाम में भी बहुत पूछता है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लाइफ और डेथ से रिलेटेड जो होती है। इसमें जैसे कभी आ जाता है कॉप्सी क्या होता है, कारकाजी क्या होता है, तो आप ऑप्शन में सारे के सारे दे देता है, आप कन्फ्यूज बहुत हो गए। तो चलिए इसे समझते हैं सही तरीके से। डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉप्सी। शव दोनों होता है, एक तो एनिमल्स का होता है, एक तो मैन लोगों का होता है, लिविंग बींग्स का होता है। तो डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं? कॉप्सी। और एनिमल और बिगर एनिमल को क्या बोलते हैं? कारकाजी। डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, बिगर एनिमल्स, इनको क्या बोलते हैं? कारकाज। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर ह्यूमन बॉडी के लिए आए तो कॉप्सी इस्तेमाल करेंगे, और अगर एनिमल या बिगर एनिमल के आए तो कारकाज इस्तेमाल करेंगे। वे आर डेड बॉडी आज बरीड, जहाँ पे जो है जलाया जाता है, डेड बॉडी जहाँ पे जलाया जाता है उसको या तो ग्रेव यार्ड बोलते हैं या फिर सिमेट्री बोलते हैं। शमशान, मुर्दालय, ये सब बोलते हैं। समझ रहे ना? इंग्लिश में याद रखिएगा इसको, हिंदी में तो आप सभी को पता है ये वर्ड, लेकिन इंग्लिश में याद कीजिए। इसको या सिमेट्री बोलते हैं या ग्रेव यार्ड, दोनों में से कोई बोलते हैं। ऑप्शन में जब भी आएगा तो दो नहीं आएगा, एक ही आएगा। वेयर डेड बॉडी आर बर्न्ट, वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, बरीड बोले तो दफनाया जाता है, बर्न्ट शमशान। और एक होता है ना कि जहाँ पे जैसे मुस्लिम वगैरह लोग होता है उनमें दफनाने का प्रोसीजर होता है, हिंदू में होता है तो जलाने का प्रोसेस होता है। तो जहाँ पे जलाया जाता है क्रेमाटोरियम बोलते हैं, और जहाँ पे दफनाया जाता है उसको सिमेट्री बोलते हैं। क्या? सिमेट्री या फिर ग्रेव यार्ड। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे सिमेट्री बोलते हैं या ग्रेव यार्ड बोलते हैं, और जहाँ पे जो है जलाया जाता है, जहाँ पे जलाया जाता है उसको क्रेमाटोरियम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कराता है एग्जाम में। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, टॉम्ब नहीं टॉम्ब होगा, टॉम्ब मतलब जो मकबरे वगैरह पे कुछ लिखा नहीं रहता, लेख चित्र वगैरह, उसको ईपीटैफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीटैफ। ये बहुत बार आ चुका है, मोर देन 20 टाइम्स ये आ चुका है ईपीटैफ। अभी लास्ट ईयर ही आया था, टीयर 1 में भी काफ़ी सेट में आया था, टीयर 2 में भी आया था, मेरे सेट के खुद के सेट में ईपीटैफ आया हुआ था। मर्सी किलिंग, इथेंसिया, ये मैं बता चुका हूँ अभी लास्ट वाले में ही। ए मैसेज इन मेमोरी ऑफ द डेड, ए मैसेज, जब भी हम किसी के डेड के
वो होता है ना कि एक मैसेज छोड़ते हैं उसकी मेमोरी में, तो उसको ऑबिचुरी बोलते हैं। ए मैसेज, सॉरी इसको मैं फिर से बोलता हूँ, ए मैसेज इन मेमोरी ऑफ डेड बॉडी, मृत्यु समाचार इसको बोलते हैं। क्या, मुझे हिंदी याद है इसकी, मृत्यु समाचार। जब किसी बंदे के या किसी पर्सन के विषय में उसके मरने का को समाचार मिल रहा होता है तो उसको बोलते हैं ऑबिच्यूरी। क्या बोलते हैं? ऑबिच्यूरी, मृत्यु समाचार। बर्निंग वुड ऑन विच ए डेड बॉडी इज बर्न, जिस पे जलाया जाता है, जो है एक वो जो लकड़ी होती है जिस पे डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको बोलते हैं पायरी। हिंदी में बोले तो चित्ता। तो जो वो सजाया जाता है स्टेज जिस पे लकड़ी वकड़ी लगा के बनाया जाता है उसको पायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्ता। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं पोस्ट थूमस। क्या बोलते हैं? पोस्ट थूमस। कंपनसेशन आफ्टर डेथ होता है, वो होता है एक्स ग्राटिया। क्या होता है? एक्स ग्राटिया। ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है? फ्रेंच वर्ड है। कंपनसेशन आफ्टर डेथ इसको बोलते हैं एक्स ग्राटिया। रिवाइव, रिससिकेट, रिसरेक्ट, पुनः जीवित होना, इन सब का मतलब होता है। क्या होता है? पुनः जीवित होना। ये सब लाइफ और डेथ से रिलेटेड सारे वर्ड है, तो सिनोनिम सेंटोनिम्स में पूछ देता है। रिवाइव, रिससिकेट और रिसरेक्ट, ये तीनों के तीनों वर्ड का मतलब होता है पुनः जीवित होना, जीवन में वापस आना। डिमाइस मतलब क्या होता है? डिमाइस मतलब होता है डेथ। डिमाइस मतलब डेथ होता है, किसी आदमी की डेथ हो जाए तो हम डिमाइस में जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं। तो डिमाइस और डेथ सिनोनिम्स है। होमलेस चाइल्ड को वेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमलेस चाइल्ड को वेफ। याद रखिएगा, होमलेस चाइल्ड को क्या बोलते हैं? वेफ। प्रोसीशन, टॉकिंग डेड बॉडी फॉर द लास्ट राइट, फ्यूनरल। कॉर्टेजी, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डेजी। प्रोसेशन टॉकिंग डेड बॉडी, टेकिंग होगा यार, ये टॉकिंग नहीं होगा, टेकिंग डेड बॉडी फॉर द लास्ट राइट इज नोन एज फ्यूनरल या फिर कॉर्टेजी। जो वो ले नहीं जाते हैं यार, जैसे समझिए कि एक वो होता है, प्रोसेस होता है कि आदमी को जलाने के लिए ले जाया जाता है। मैं हिंदी में इसको समझाता हूँ। तो वो जो एक होता नहीं, कारमा होता है, तो उसको बोलते हैं कार्टेजी। अनहेल्दी, मॉर्बिड बोलते हैं। जो जिसके पास हेल्थ ना हो, मतलब बीमार कंडीशन में हो, तो मॉर्बिड बोलते हैं उसको, अनहेल्दी को। दैट विल डाई वन डे, जो कभी मर जाए एक दिन, उसको मॉर्टल बोलते हैं। रिलेटेड टू डेथ, मॉर्टेलिटी, मॉर्टल एंड मॉर्टेलिटी मतलब जो कोई भी है जो कभी ना कभी मरे उसको बोलते हैं मॉर्टल। इमॉर्टल बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे एक होता है अमर, तो उसको बोलते हैं इमॉर्टल। और जो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मर जाए उसको बोलते हैं मॉर्टल। और डेथ से कोई चीज़ रिलेटेड है तो उसको मॉर्टेलिटी बोलते हैं। टू मॉर्न, टू मॉर्न का मतलब होता है कि खेद प्रकट करना या फिर दुख प्रकट करना। इसके लिए एक और वर्ड होता है बिरीव। डेडली, डेडली का मतलब होता है फैटल। क्या होता है? फैटल, घातक। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और एनिहिलेशन एक सेम वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नाश करना, नष्ट कर देना, कोई चीज उखाड़ के फेंक देना। डिजास्टर, होलोकॉस्ट, कैटाक्लिज्म, इन सब का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी, विपत्ति, आपदा। क्या होता है? आपदा या फिर विपत्ति। नेचुरल आपत्ति होती है ना, आपदा वगैरह आ जाता, तो ये सारे वर्ड उन्हीं से रिलेटेड है। होलोकॉस्ट, कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफी एंड डिजास्टर। द रिंगिंग ऑफ द बेल इन द चर्च सिंबलाइजिंग डेथ ऑफ समवन, चर्च में एक घंटी बजती है। क्या होती है? घंटी बजती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे एक तरीके की घंटी बजा के जो है सूचना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डेथ नेल। सॉन्ग फॉर द लास्ट मोमेंट और फॉर द पर्सन रिटायरिंग, जो आदमी जैसे कोई होता है किसी सर्विस वगैरह से रिटायर हो रहा होता है या लास्ट मोमेंट की बात करें तो उसके लिए गाना गाया जाता है, उसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग। जो डिस्ट्रक्ट करे, जो किसी चीज़ को नाश करे, नष्ट करे, उसको निहिलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहिलिस्ट। फॉर एवर, एवर लास्टिंग, इटरनल, ये सब वर्ड है सदाबहार से रिलेटेड। क्या है? सदाबहार से, जो कभी नष्ट ना हो। तो ये रहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने जो है डेथ और लाइफ से रिलेटेड जो है ये वर्ड लिए हुए हैं। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम पूरा करेंगे। जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं, 2016 में जितने डिटेल में आए वो सारे के सारे करेंगे। वापस से इनको दोबारा एक बार देखेंगे कि इनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट रखे कैसे जाते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं ईडियम्स की जो 2014 और 15 में आए हुए हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इररिलेवेंट, नॉट टू बी एक्यूरेट, जो एक्यूरेट ना हो, जो मतलब लॉजिकल ना हो, इररिलेवेंट तरीके की बात कर रहे हैं। टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, टू गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है स्कोल्ड करना। क्या करना? स्कोल्ड करना, किसी को डांटना है। ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है प्राइज देना। क्या देना? प्राइज देना, प्राइज बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। टू विन लॉरेल्स, टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है सम्मान प्राप्त करना। क्या करना? सम्मान प्राप्त करना। टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज,
इन द सूप, इन द सूप को देख के लग रहा होगा कि सूप में है मतलब मजे में है, नहीं, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग होता है कि सूप में है मतलब मजे में नहीं है, क्या है, ट्रबल में है। इन द सूप का मतलब है ट्रबल में होना। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन, जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हो तो मतलब किसी आदमी को करते क्या हो, सीमा रेखा खींच दिया कि तुम इसके आगे मत आना, मतलब लिमिट सेट करते हो। टू ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है टू सेट द लिमिट। ए बी हाइव, आपने कभी वो देखा बी हाइव, बी जहाँ पे रहती है वो क्या होती है, बहुत बिजी प्लेस रहता है, क्या रहता है, बहुत बिजी प्लेस रहता है। कभी छत्ता देखा है, उसमें मधुमक्खियाँ बहुत सारी रहती है, तो हाइव मतलब वही होता है छत्ता, ए बिजी प्लेस। ए बिजी प्लेस के लिए बी हाइव इडियम का इस्तेमाल किया जाता है। टू कट द गार्डियन नॉट, टू कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है परफॉर्म करना, कोई डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई चीज़ हो उसको परफॉर्म करना, इसका मतलब होता है टू कट द गार्डियन नॉट्स, उसके लिए इस्तेमाल होता है। टेक ए फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि बगैर परमिशन के छुट्टी लेना, ऑलरेडी मैं इसे बता चुका हूँ। आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक वो क्रिटिक होता है जैसे कि कोई अपने कुर्सी पे बैठा हुआ है, घर के अंदर बैठा हुआ, किताबें पढ़ रहा है, अब उन किताबों के बेस पे किसी को जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो ऐसे बंदे को बोलते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जो हो तो यंग लेकिन वो जो एक्सपीरियंस बंदे की तरह जो है बिहेव कर रहा हो, उसके पास नॉलेज ऐसी हो। एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, इसका जो है ये क्या कहते हैं कि 2000 सीजीएल 15 में सिर्फ इतना ही ऑप्शन दिया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि कोई एक बंदा हो, ठीक है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, कैसे, ओल्ड मैन की तरह। फीदर योर नेस्ट, फीदर योर नेस्ट का मतलब होता है, फीदर वंस कैप होता है, फीदर वंस नेस्ट होता है, यहाँ पे वंस की जगह योर दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट वे से अपने आप को फायदा पहुंचाना। टू मेक योर सेल्फ रिचर, अपने आप को रिच बनाना, स्पेशली बाय स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ दैट शुड बी स्पेंट ऑन समथिंग, जो पैसा किसी और काम में खर्च हो सकता था उसको आपने क्या किया, अपने आप को रिच बनाने में लगा लिया, तो ये एक गलत तरीका है। तो फीदर योर नेस्ट का मतलब ये होता है, या वंस नेस्ट आता है कि गलत तरीके से अपने आप को फायदा पहुंचाना, लेकिन अगर यहीं पे कैप होता है तो उसका मतलब ये होता है कि कोई एडिशनल सक्सेस अपने अंदर जोड़ना, अपने साथ जोड़ना। फिनिश विथ समथिंग, फिनिश विथ समथिंग का मतलब होता है कोई काम खत्म करना। बी थ्रो, कोई काम इंड करना पूरा करके। टू हैव समथिंग एट द एंड, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम खत्म हो गया अब आप काम करना बंद कर दियो, तो फिनिश विथ समथिंग का मतलब यही होता है कि कोई काम कर चुके हो अब उसके साथ जो है अब और आगे काम नहीं कर रहे हो फर्दर। रेड लेटर डे बता चुका हूँ कि मेमोरेबल डे होता है, गाला डे होता है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है लज्जा, लज्जा सहन करना। टू से सॉरी फॉर मिस्टेक, किसी मिस्टेक के लिए सॉरी बोल रहे हो मतलब लज्जित हो रहे हो। सफर ह्यूमिलिएशन। वाइल्ड गुड चेस, वाइल्ड गुड चेस का मतलब होता है एक ऐसा सर्च कर रहे होते, एक ऐसे काम के लिए जा रहे होते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, तो ए वाइल्ड गुड चेस का मतलब होता है यूजलेस सर्च। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है लिटरली पर्सन, ए स्कॉलर पर्सन, विद्वान आदमी। हॉर्स सेंस, हॉर्स सेंस होता है कि कॉमन सेंस, क्या होता है, कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस जो लगभग सबके पास होती, सभी को पता होता है। शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको इनकरेज कर रही हो, तो शॉट इन द आर्म्स उसको बोलते हैं जो कुछ आपको कोई ऐसी चीज हो जो इनकरेज कर रही हो कोई काम करने के लिए। कैच टाइम बाय द फोरलॉक, फोरलॉक का मतलब होता है माथे की लकीर, टाइम को माथे की लकीर से पकड़ना। सीज अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है, क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपने उसको पकड़ के रख लिया, तो अपॉर्चुनिटी को सीज करना। कैच टाइम बाय द फोरलॉक उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसको आप स्टॉप मार्क कर लीजिएगा। गेट ऑन नर्व्स, गेट ऑन नर्व्स का मतलब होता है इरिटेट होना, एनॉय होना, उखड़ जाना, क्या करना, उखड़ जाना, उखड़ जाना। जैसे किसी को नहीं आप कोई बात बोल जाते हो वो उखड़ जाता है, एनॉय हो जाता है, तो गेट ऑन नर्व्स उसके लिए इस्तेमाल होता है। क्लीन हैंड्स, साफ सुथरा हाथ। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है कि एक बंदा इनोसेंट है, उसने कोई क्राइम नहीं कर रखा है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब इनोसेंट है, क्लीन हैंड है। एक गोल्डन मीन, एक गोल्डन मीन का मतलब होता है जैसे आपके पास दो रास्ते होते हैं काम करने के, ये वाला रास्ता है, बीच का एक रास्ता होता है जो बहुत आसान रास्ता होता है, उसी को बोलते हैं गोल्डन मीन। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। वेक्स्ड क्वेश्चन, वेक्स क्वेश्चन का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशूज, एक ऐसी इशू, एक ऐसी बात जिस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही हो, तो वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशूज, बहस का जो है टॉपिक, बहस का सब्जेक्ट। कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी क्लास में, इसका मतलब होता है कि स्टारवेशन, भूखमरी को दूर रखना। किसको, भूखमरी को दूर रखना, रखना। आउट ऑफ शॉट, कोई बंदा हम कहते नहीं आउट ऑफ शॉट है, इल है, सिक है या फिर अपसेट है, तो आउट ऑफ शॉट का मतलब होता है इल, सिक या फिर अपसेट होना। गट फीलिंग, ये आप सभी को पता होगा, कहते हैं ना गट फीलिंग है, मेरे पास गट फीलिंग है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, आपके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग भावना हो कि हम ये काम कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन फीलिंग्स इमोशन रेदर देन थॉट, थॉट के बजाय वो फीलिंग और इमोशंस पे बेस्ड हो। गट फीलिंग का मतलब ये होता है कि इंस्टिंक्ट आपका क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। एक क्लोज फिस्टेड मैन, एक क्लोज फिस्टेड मैन ऑलरेडी बता चुका है, इसका मतलब होता है कंजूस, माइजर,
तो आप देख रहे हैं कितना रिपीट होता है वर्ड। टू सेट द थीम्स ऑन फायर, टू सेट द थीम्स ऑन फायर, थीम्स ऑन फायर, इसका मतलब होता है टू डू ए हीरोइक डीड, एक हीरोइक काम करना। टू डू सच ए वर्क दैट नीड्स ए रीजन, कोई ऐसा काम करना जो कार्ड, जिसके लिए कार्ड की जरूरत हो पड़ती हो। टू सेट द थीम्स ऑन फायर का मतलब होता है हीरोइक काम करना। प्ले डक्स एंड डॉग्स, ये होता है स्पेंड लिवाइसली, मतलब फिजूल खर्ची करना। क्या फिजूल खर्ची करना? टू वेस्ट और स्क्वांडर, टू वेस्ट और स्क्वांडर। प्ले डक्स एंड डॉग्स का मतलब ये भी होता है छितिर बितिर करना, दूसरी मीनिंग इसकी होती है छितिर बितिर करना। पैसे के सेंस में जब आएगा तो इसका मतलब होता है कि बेफजूल खर्च करना, फर्जी वाला खर्च करना। बी टेकन ए बैग, बी टेकन ए बैग का मतलब होता है, टेकन ए बैग का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। क्या? सरप्राइज, स्तब्ध हो जाना। सॉक्ड, सरप्राइज्ड, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स तो नहीं होगा, स्तब्ध होता है, परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज होता है, तो स्तब्ध होना एक तरीके से, सरप्राइज हो जाना। ले इट ऑन द थिक, ले इट ऑन द थिक को ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक चीज़ है, कुछ ऐसे खाना वगैरह खा रहे, इस पर एक लेयर और डाले, एक लेयर और डाले, एक और डाले, डाले और डाले और डाले, तो इसको थिक बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कोई बात होती है, उसके ऊपर और मर रहे हो और मर रहे हो और मर रहे हो और मर रहे हो। तो कोई भी चीज़ आप जब एग्जैजरेट कर रहे हो तब बोलते हैं ले इट ऑन थिक। एन एग्जैजरेशन होता है किसी चीज़ का। टू टॉक अबाउट समबडी समथिंग, किसी के विषय में आप ऐसी बात कर रहे हो जो सच में उसके विषय में ट्रू ना हो, लेकिन आप ऐड पे ऐड किए जा रहे हो, जबरदस्ती की चीज़ बढ़ाते जा रहे हो। तो ले इट ऑन थिक का मतलब होता है एग्जैजरेट करना किसी चीज़ को। बर्ड्स आई व्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है ए जनरल व्यू, संक्षिप्त व्यू, ऊपर ऊपर से देखना। मेक बिलीव, मेक बिलीव का मतलब होता है कि बहाना करना कि कोई चीज़ सच है। क्या करना? टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू, बहाना कर रहे हो कि ये चीज़ सच है। तो किसी को विश्वास में जबरदस्ती ला रहे हो लेकिन वो चीज़ सच नहीं है, फिर भी जबरदस्ती, तो टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू। फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट ऐसे होता है जैसे समझिए कोई आया और निकल गया, तो ये फ्लाइंग विजिट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लाइंग विजिट कर रहा है। आया और निकल गया, तो थोड़े समय के लिए रुक रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लाइंग विजिट। टेल अपॉन या फिर टेलिंग अपॉन, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखा गया है टेलिंग अपॉन। टेल अपॉन का मतलब होता है इफेक्ट पहुंचाना किसी पे। सोइंग इफेक्टिवली, हैविंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, किसी पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालना। किथ एंड किन बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को हम किथ एंड किन भी बोलते हैं। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट को बोलते हैं हम पार्ट एंड पार्सल। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है राग लापना। सर्कुमलोकेशन, ये आपको आता है जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, कोई अगर स्पेसिफिक बात ना करके कुछ भी राग लाप रहा है अपना। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कंप्लीट करना किसी चीज को। क्या करना? कंप्लीट करना किसी चीज को, कैरी आउट का मतलब होता है। टेक फैंसी, टेक फैंसी का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट या फिर प्लीज समबडी। स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास ये बहुत इजी सा आइडिया में जो सब आपको पता होगा, हिडन एनिमी इसका मतलब होता है। मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल, छोटी सी हिल को बड़ा सा माउंटेन बनाना, मतलब किसी माइनर प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करना, बड़ा कर देना। स्पिल द बीन्स, ये मैं बता चुका हूँ, किसी प्रॉब्लम किसी सीक्रेट को रिवील करना, उगल देना। मेक अमेंड्स फॉर, मेक अमेंड्स फॉर का मतलब होता है किसी लॉस के लिए कंपनसेट करना, भरपाई करना। क्या करना? भरपाई करना किसी लॉस वगैरह के लिए। लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई ड्राई का मतलब होता है, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ना, किसी को उसकी गरीबी में छोड़ देना। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई फ्रेंड कोई दोस्त है, अगर उसको आप वहीं पे छोड़ दो तो इसका मतलब उसको हाई एंड ड्राई कंडीशन में आपने छोड़ दिया। गो फॉर द जुगलर, गो फॉर द जुगलर का मतलब होता है कि अटैक ऑल आउट, टू अटैक समबडीज वीकर पॉइंट ड्यूरिंग ए डिस्कशन। मतलब क्या है कि अगर कोई किसी का डिस्कशन चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि ये बंदा इस जगह पे कमजोर हो, तो वहीं पे अटैक करना। गो फॉर जुगलर का मतलब होता है कि जुगाड़ लगाना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अटैक ऑल आउट, किसी आदमी को किसी कोई डिस्कशन चल रहा है, उसमें एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर वो आपको लग रहा है वीक है, तो वहीं पे अटैक करना। कीप ए लेवल हेड, कीप ए लेवल हेड का मतलब है कि हेड जो आपका है वो एक लेवल में बनाए रखना, मतलब अपने आप को शांत रखना जिस स्थिति में है। जैसे डिफिकल्टी वगैरह आ गई, प्रॉब्लम वगैरह आ गई, तो आपको क्या करना है? रिमेन रहना है, काम रहना। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, 30 दिन बचे हैं, तो आप में से बहुत ज़्यादा क्या होंगे? फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, कॉन्फिडेंस लो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा होंगे जो अपना हेड जो है कीप कर रहे होंगे, एक लेवल में बनाए रखे होंगे, शांत होंगे। तो ये चीज़ है कीप ए लेवल हेड का मतलब होता है कि आपको शांत रखना, अपने आप को जो है ऐसी कंडीशन में बनाए रखना डिफिकल्ट में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम वगैरह महसूस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। एट लॉगर्स हेड, लॉगर्स हेड का मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट में होना। क्या? स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट में होना। दो बंदे हैं, आप दो बंदों के बीच में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जहाँ पे आपके बीच में एग्रीमेंट ना हो, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि ठीक है हम ये नहीं मानेंगे, वो बोल रहा है ये नहीं मान रहे, तो एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होना। गो डच,
गो डच का मतलब होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे बीटेक वाले बंदे या बीएससी वाले बंदे हॉस्टल वगैरह में जो रहते हैं, तो वो जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने के लिए, तो होता क्या है कि एक बंदा उसमें से ऐसा मिलता है जो बोलता है कि नहीं, अपना अपना पैसा डिवाइड करेंगे। तो दो बंदे जैसे हैं, अगर कहीं जाके वो आधा आधा कॉस्ट डिवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं गो डच। क्या बोलते हैं? गो डच। गो डच का मतलब होता है आधा आधा कॉस्ट डिवाइड करना। अल्मा मैटर का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई की होती है। क्या? जहाँ से आपने पढ़ाई की होती है। एक क्लोज्ड फिस्टेड मैन, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कंजूस या माइजर। क्या होता है? कंजूस। ए ड्राफ्ट एज ए ब्रश, एज ड्राफ्ट एज ए ब्रश, इसका मतलब होता है वेरी सिली, बहुत छोटी सी चीज। राइज विद द लार्क, राइज विद द लार्क, लार्क आप लार्वे से रिलेटेड रख सकते हो, तो राइज विद द लार्क का मतलब होता है कि सुबह जल्दी उठना। क्या होना? सुबह जल्दी उठना। नेक्स्ट है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी से रिजेंबल करना, कोई बड़े बूढ़े हों उनसे मैनर में या किसी और चीज़ में जो है रिजेंबल करना, मतलब उनके अनुसार होना। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल एन ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, किसी बंदे से, किसी पर्सन से जो आपके घर में हो, आपसे बड़ा हो, उससे रिजेंबल करना। समानता होना एक तरीके से। क्या होना? समानता होना, क्वालिटीज़ में, किसी और चीज़ में, टैलेंट में। टू बी इन ए क्वांडरी, टू बी इन ए क्वांडरी का मतलब होता है कंफ्यूजिंग स्टेट में होना। क्या होना? कंफ्यूजिंग स्टेट में होना, परप्लेक्स्ड होना, पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना, सस्पेंस में रहना। टेक फ्रेंच लीव, देखिए दोबारा आया है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि बगैर परमिशन के छुट्टी लेना, अपसेंट वनसेल्फ विदाउट परमिशन। टू पुल इन ए नटसेल, ये भी मैंने बताया था संक्षिप्त में। क्या? संक्षिप्त में कोई बात कहना, संक्षिप्त में रखना। द जीनोम्स ऑफ द जूरिक, ये एक ऐसा वर्ड है जो आता है कि 50 में 50 आप पाओगे कि नहीं पाओगे। ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो पता ही नहीं चलेगा। अब इसका देखिए मतलब है स्लैंग टर्म फॉर स्विस बैंकर। अब कौन स्विस बैंकर के लिए स्लैंग टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है उसको पढ़ रहा है। तो द जीनोम्स ऑफ जूरिच, ये किसी के पढ़े हुए एरिया में हो सकता है, किसी के पढ़े हुए एरिया में नहीं होता। तो ये वो डिसाइड करता है कि आप 50 पाओगे या 48 पे लटक जाओगे या 47.5 पाओगे अगर तुक्का मारा आपने तो। लेकिन इनके ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आप थोड़ा सा सेंस लगा के इसका तुक्का मार सकते हो। तो जीनोम ऑफ द जूरी का मतलब होता है स्विस बैंकर के लिए जो है एक स्लैंग टर्म है। ये क्या है? स्विस बैंकर्स के लिए एक स्लैंग टर्म है। टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है अपना मन बनाना। क्या मन बनाना? अपना मन बनाना। टू डिसाइड व्हाट टू डू, जैसे कि आपको क्या है इस वक्त अपना मन बनाना होगा कि हमें नहीं क्रैक करना, इस बार एसएससी सीजीएल क्रैक करना, इसी बार क्रैक करना, 1 महीना बचा है तो 1 महीने में ही क्रैक करना है। तो टू मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू। टू कॉल इट ए डे, टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है कंक्लूड प्रोसीडिंग, या कोई अब जैसे आप काम कर रहे हो तो काम खत्म करना, बोल देना कि ठीक है आज का काम हमारा हो गया है। डिसाइडेड टू फिनिश ऑफ द डे, डिसाइडेड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, कि आज के काम को ये डिसाइड कर लेना खत्म हो गया, बस यही हो गया, हम कंक्लूड कर रहे हैं। टू कॉल इट ए डे का मतलब वही होता है। इन टू माइंड्स, इन टू माइंड्स आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि मतलब दो तरीके की सोच में होना। टू बी अनडिसाइडेड, क्या होना? अनडिसाइड होना कि किधर जाए, क्या करे क्या ना करे। पुट समथिंग बाई, पुट समथिंग बाई का मतलब होता है टू सेव मनी फॉर पर्टिकुलर पर्पज, किसी चीज़ के लिए पैसा वगैरह को सेव करके रखना। ठीक है, तो पुट समथिंग बाई का मतलब ये होता है। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है 7वें आसमान में होना, मतलब बहुत ज़्यादा आप खुश हो तब ये इडियम इस्तेमाल करते हैं, ऑन क्लाउड नाइन। द जूरी इज आउट, अगर जूरी आउट है तो डिसीजन कौन लेगा? इसका मतलब है नो डिसीजन हैज़ बिन रीच्ड, कोई डिसीजन अभी तक नहीं पहुंचा है। हैव ए फिंगर इन एवरी वंस पाई, अपनी उंगली हर चीज़ में फंसा के रखना, मतलब मिडिल सम करना। कोई भी चीज़ हो, कोई बात हो, कोई काम हो, सब में अपने आप को अपनी उंगली डाल के रखना, मतलब हर चीज़ में मिडिल सम करना। क्या करना? हर चीज़ में इन्वॉल्व होना। टू इन्वॉल्व इन ए लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर देम। मेक ए मॉकरी, मेक ए मॉकरी का मतलब होता है मजाक बनाना। क्या होता है? मतलब मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस और अनलेस नो सीरियस आउटकम। ईट लाइक ए हॉर्स, ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब है कि बहुत सारा खाना। क्या करना? बहुत सारा खाना। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी रूंड, मतलब नष्ट हो जाना, बुरी सिचुएशन में आ जाना, खराब हो जाना। पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल, जैसे आप कभी जाते नहीं रेस्टोरेंट में या कहीं पे तो बिल पे करने जाते हो तो एक बंदा ऐसा होता है फटाक से पैसे पर्स से निकाल के दे देता है आपके देने से पहले, तो वो इसका मतलब होता है पे ऑन द नेल का मतलब है प्रॉम्प्टली जो है पेमेंट विदाउट डिले, बगैर डिले करके पेमेंट करना। पेन इलॉप्स वेब, पेन इलप्स वेब का मतलब होता है एन एंडलेस जॉब, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसको याद करने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा। पेन इलप्स वेब, इसका मतलब होता है एन एंडलेस जॉब। एट ड्रैगन्स ड्रॉन, दुश्मनी में होना। क्या होना? दुश्मनी में होना। एट ड्रैगन्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी में होना। बरी द हैस्टेज, बरी द हैस्टेज का मतलब है मेक पीस। क्या होना? मेक पीस, शांति स्थापित करना। नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, इसको बरी द हैस्टेज को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे घर में क्या है, एक जगह और आया था, मैंने समझाया था कि बहुत ज़्यादा जो है सब शांति बैठे हैं तो जो है उसके बीच में वो भंग करके बातचीत छेड़ना। तो जैसे मान लो कि सब शांत बैठे हुए हैं तो आपस में उनका बन नहीं रहा है, तो उनके बीच में शांति स्थापित करना, एक तरीके से यही इसका मीनिंग है कि अगर अपवाद मतलब
विवाद हो रहा हो या एक दूसरे से कोई नाराज हो तो वहाँ पे शांति स्थापित करना। बरी द हैशटैग का मतलब ये होता है। नल एंड वाइड का मतलब होता है नथिंग, नॉट बाइंडिंग, हैविंग नो लीगल फोर्सेज। ये वर्ड्स याद रख लीजिएगा क्योंकि नल एंड वाइड में कंफ्यूजन बहुत कराता है। एक दे देता है इनवैलिड, एक दे देता है जीरो। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। जीरो का मतलब होता है कि एक एलिमेंट है इसमें, और इनवैलिड का मतलब होता है इसके अंदर कुछ हो ही ना हो। तो नल एंड वाइड का मतलब होता है इनवैलिड, जिसके अंदर कुछ ना हो। नॉट बाइंडिंग, हैविंग नो लीगल फोर्स। जब भी जीरो और इनवैलिड का ऑप्शन आए तो हमेशा इनवैलिड जाता है, जीरो कभी नहीं जाता। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूज कराता है। ब्रिक इन, ब्रिक इन का मतलब होता है किसी को ट्रेन करना किसी चीज़ में। स्टीयर अप ए हॉर्नेस नेस्ट, स्टीयर अप ए हॉर्नेस नेस्ट का मतलब होता है कि ट्रबल, प्रॉब्लम क्रिएट करना। टू क्रिएट ए लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम, टू क्रिएट ए लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम। सेकेंड थॉट्स, लोग बोलते नहीं सेकेंड थॉट देख लो, सेकेंड थॉट देख लो। अगर आपने प्रीवियसली कोई बात कही है उस पर रिकंसिडर करना, सोचना, ओरिजिनल जो आइडिया आपका रहा है उस पर अगर दोबारा सोच रहे हो तो मतलब उसको सेकेंड थॉट बोलते हैं। एवरेज आउट, एवरेज आउट का मतलब है कि कोई चीज़ हम बैलेंस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बैलेंस कर रहे होते हैं। गो टू द डॉग देखिए दोबारा आया, इसका मतलब रूम टू गो टू इन वेरी बैड सिचुएशन होता है। फ्लोड, फ्लोड का मतलब होता है जमीन पे जैसे लेट जाओ। अब जमीन पे लेट के आदमी सोच रहा है, मतलब क्या है? सरप्राइज है, कंफ्यूज है। क्या है? सरप्राइज या फिर कंफ्यूज है। देखिए ऊपर आया था गिव अवे, एक आया है गिव वे। गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स करना। वे मतलब रास्ता, गिव कर देना, रास्ता छोड़ देना, रास्ता दे देना। मतलब रास्ता एक तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं, गिव वे, आपको रास्ता ना मिले, जो आपका रास्ता है वो किसी और को दे देना, मतलब कोलैप्स कर जाना। क्या करना? कोलैप्स कर जाना। टाल टेल्स, टाल टेल्स का मतलब होता है लंबी स्टोरीज। जब भी कोई लंबी स्टोरीज बता रहा होता है इसका मतलब होता है वो बोस्ट कर रहा होता है, डिंगे मार रहा होता है। तो टाल टेल्स का मतलब होता है बोस्ट करना, एग्जैजरेट करना, जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। बैक सीट ड्राइवर, आपने कभी ड्राइव किया होता है, एक बंदा पीछे बैठा होता है और आपको सलाह दे रहा होता है ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो जो ये बंदा सलाह दे रहा होता है ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। मतलब एक ऐसी एडवाइस दे रहा होता है जो आपको पसंद ना हो। ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, बैक सीट ड्राइवर का मतलब ये होता है। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी एम और टारगेट। मतलब आप ऐसे ही जैसे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, बगैर अपने दिमाग में कोई एम बनाए कुछ भी कराए, बगैर आपने ये देखा कि सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, बस बैठ गए कोई किताब उठाए हुए, तो इसका मतलब होता है एट रैंडम। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है सडनली स्टॉप हो जाना, इंजन वगैरह कुछ बंद हो गया या कोई चीज़ बंद हो गया, काम हो गया, तो अचानक रुक जाने के सेंस में हम ब्रेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। गो हाई वायर, गो हाई वायर का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर होना। क्या होना? कंट्रोल से बाहर होना। कभी कभी नहीं होता ऑफिस में हम किसी को कुछ बोल दिया और वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया, तो वैसे जो है गो हाई वायर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो गो हाई वायर उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, जैसे बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ सब कुछ क्लियर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब एक चीज़ है जो ऑनेस्ट है। क्या है? ऑनेस्ट है। विदाउट एनी सीक्रेट, जिसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं है। बोर्ड पे लिखा है तो अब क्या है? आप इसको इस तरह से याद रखोगे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है एबव बोर्ड, बोर्ड पे है मतलब सब कुछ सामने, सब कुछ क्लियर है, सब ईमानदारी के साथ है। फीदर इन वंस कैप, देखिए वापस आया, इसका जिक्र मैंने अभी किया, इसके पहले भी मैं कर चुका हूँ। फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है एक सक्सेस, एडिशनल सक्सेस जोड़ना, एक अचीवमेंट जोड़ना अपने लिए। क्या करना? एक अचीवमेंट जोड़ना अपने लिए। फॉलो वंस नोज, अब अपने नोज के सामने अगर फॉलो कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? स्ट्रेट जा रहे हो। टू गो स्ट्रेट अहेड, स्ट्रेट आगे जाना, सीधी रेखा में जाना। टू लैच ऑन टोटो, इसका मतलब होता है प्रमोट करना। क्या करना? टू लैच ऑन टोटो का मतलब होता है टू प्रमोट। फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ मतलब होता है कि किसी को अवॉइड करना। टू अवॉइड समवन समथिंग, किसी चीज को, किसी आदमी को अवॉइड करना। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब किसी कंडीशन को और वर्स करना और खराब करना। कुक एंड बुल स्टोरी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मनगढ़ंत कहानी, एब्सर्ड स्टोरी, अनबिलीवेबल स्टोरी, ऐसी स्टोरी जिसका कोई मतलब ना हो। होल्ड वाटर का मतलब होता है सीम लॉजिकल, कोई चीज लॉजिकल दिख रही हो, होल्ड वाटर हो मतलब सच लग रही हो। टू बी डाउन टू अर्थ, लोग बोलते नहीं कि वो बंदा डाउन टू अर्थ है, मतलब रियलिस्टिक है। क्या है? रियलिस्टिक है। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम। निक इन द टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, उसी टाइम पे। ये कई बार आ चुका है। टू सन इविल कंपनी, सन मतलब होता है बंद करना, सन इविल कंपनी मतलब कोई भी बुरी जगह हो, बुरी आदत हो, उसको बंद करना। टू अवॉइड और गिव अ बैड कंपनी। सीमी साइड, हम कहते नहीं ब्राइट साइड है, सीमी साइड है, ब्राइट साइड अच्छी साइड, सीमी साइड अनप्लीजेंट या फिर इमोरल साइड, खराब साइड। ए सैक्रिड काउ, सैक्रिड काउ का मतलब क्या होता है? सैक्रिड पवित्र, काउ गाय। इसका अगर पर्सन को आप रिलेट करेंगे तो एक ऐसा बंदा जिसको कभी क्रिटिसाइज ना कहे, पवित्र बंदा जिसको कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो, तो उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ए डॉग सब ब्रेकफास्ट, ए डॉग ब्रेकफास्ट, ए डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है टोटल मिस। क्या होता है? टोटल मेस, चीजें बिल्कुल खराब हो। ए थिंग दैट हैज बीन डन बैडली। सेल इन द सेम बोट, सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है कि एक नाव में वो भी, एक नाव में आप भी हो, तो क्या हो? सेम सिचुएशन में हो। टू बी इन सेम सिचुएशन।
टेक द बुल बाय द हॉर्न, अब बुल को तुम हॉर्न से पकड़ रहे हो, मतलब किसी भी सिचुएशन को करेजियसली देख रहे हो। टू फेस द डिफिकल्टी करेजियसली, सेट क्रोकोडाइल ईयर, मगरमच्छ के आंसू बहाना, सभी को पता होगा। टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, जबरदस्ती का दिखावा करना, क्या करना, दिखावा करना होता है, फर्जी वाले आंसू कर रहे हो, बहा रहे हो, दिखावा कर रहे हो। तो ये रहे 2015 के 2014 के जो है इडियम्स। अब हम आगे जो बात करेंगे वो 13 के करेंगे, 12 के करेंगे, उसके पहले करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।